Hello everyone, my name is Yash Punia and in this video we are going to look at the solution of the problem download speed. ये आपका क्या CSS के ग्राफ सेक्शन के अंदर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे और सॉल्यूशन देखने के लिए हम क्या यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे विच इज़ फ्लो नेटवर्क। तो फ्लो नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद फ्लो क्या होता है हमारा, एंड फ्लो के बाद मैक्सिमम फ्लो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जो कि इस प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है। एंड उसके रिगार्डिंग जो हमारी डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती है जैसे कि फ्लॉड फ्लूकर्सन एल्गोरिथम, एडमंड कार्प एल्गोरिथम एंड डेनिक्स एल्गोरिथम, वो सारी एल्गोरिथम्स यहाँ पर देखेंगे। फाइनली डेनिक्स एल्गोरिथम का कोड देखेंगे और पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। तो अगर यार आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं भी पता है तो हम इस पूरी वीडियो में यही कवर करेंगे। बहुत ही जीरो से हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे होंगे। एंड इन्हीं का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे बस। तो हमारे क्या है, दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे और अपने जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे, जो कि काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट माने जाते हैं ग्राफ थ्योरी में। एंड सो लाइक अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम क्या CSS पे ऑलमोस्ट अपने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ग्राफ प्लेलिस्ट के अंदर। एंड बाकी भी अगर आप चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो हम काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हम कवर कर रहे हैं। तो आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी आप प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड स्पीड में हमें सिंपली एक चीज़ बोली गई है, कंसिडर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ n कंप्यूटर्स एंड m कनेक्शंस। सीधी सी बात है, एक डायरेक्टेड ग्राफ हमें दिया जाएगा। सीधी सी बात है, एक डायरेक्टेड ग्राफ हमें दिया जाएगा और उस डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास एक सोर्स है एंड हमारे पास एक सिंक है। सीधी सी बात है, अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सर्वर है एंड कंप्यूटर है हमारे पास, जो कोटावालियो का सर्वर कंप्यूटर है। तो हमें ये बताना है यार, इसके बीच में बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं। तो जो डेटा का ट्रांसफ़र है और हर नोड की हमें स्पीड दी गई है कि यार इस पर्टिकुलर, जैसे कि ये हम U वाले नोड से V वाले नोड पर जा रहे हैं, तो इसमें हमारे डेटा ट्रांसफ़र होने की जो स्पीड होगी वो हमें गिवन होगी। तो हमें ये बताना है कि यार अपने सर्वर से कंप्यूटर तक आने के लिए हम कितनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ आगे देखेंगे। एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा क्या है। सिंपल सीधी सी बात है, हमारे पास n कंप्यूटर्स हैं, उनके बीच में m कनेक्शंस है एंड ईच कनेक्शन स्पेसिफाई हाउ फास्ट अ कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू अनदर कंप्यूटर। सीधी सी बात है, हमें स्पीड दी गई है कि हम कितना डेटा पर सेकेंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। एंड कोटावाली वांट्स टू डाउनलोड सम डेटा फ्रॉम द सर्वर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ही कैन डू दिस यूजिंग द कनेक्शन इन द नेटवर्क। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी डायरेक्ट है। बाकी यार इनपुट और आउटपुट भी इसके सिंपल ही हमारे पास वन बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से सारे सर्वर्स दिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट वाला हमारा सर्वर है और एन वाले कोटी वाले उसका कंप्यूटर है। मतलब हमें 1 से n पे जाना है, सीधी सी बात है। बीच में हमारे पास बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं और हर नोड में हमें ABC की फॉर्म में दिया गया है कि आप A वाले नोड से B वाले कंप्यूटर तक जाते हो तो उसके लिए डेटा ट्रांसफर की जो आपकी स्पीड है वो C है। दैट्स हाउ आवर इनपुट एंड आउटपुट्स आर गिवन। आउटपुट में हमें क्या मैक्सिमम स्पीड बतानी है, जो कि जिससे कि वो डाउनलोड कर सकता है स्पीड को। एंड कंस्ट्रेंट्स आप देख सकते हैं, n की वैल्यू 500, n की वैल्यू 1000 तक जा रही है। तो हमारे क्या है 10⁻2 नंबर ऑफ नोड्स होने वाले हैं, 5 टाइम्स 10⁻2 हमारे नोड्स हैं। एंड सीधी सी बात है 10⁻3 हमारी नंबर ऑफ एजेस होने वाली है। तो एक क्या है n² वाली एल्गोरिथम यहाँ पे चल जाएगी, पर देखते हैं हम कैसे आगे चलेंगे इन चीज़ों के साथ। एंड ये इनपुट आउटपुट हम आगे ड्राई रन करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ों को। बाकी आप प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे नेटवर्क फ्लो या फ्लो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। फ्लो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लो क्या होता है, बहुत ही यार इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है काफ़ी बार हमें समझने के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश यार यही रहेगी, मैं जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ मैं उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगा आपके लिए इस चीज़ में। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। सीधी सी बात है, हमारे पास n कंप्यूटर्स है विच आर नोड्स, m वन वे नेटवर्क कनेक्शन है विच आर एजेस विच रिप्रेजेंट कि हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है एंड ईच कनेक्शन हैज अ स्पीड लिमिट। कैपेसिटी हमारे पास स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट को ही हम कैपेसिटी भी बोल देते हैं। जब हम एक जनरल कॉन्सेप्ट में जनरल टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे तो हम उसे कैपेसिटी बोलेंगे हर नोड्स हर एज की। एंड वी वांट द मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड फ्रॉम कंप्यूटर 1 टू द कंप्यूटर n। ओके, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल डेटा फ्लो दैट कैन go from node 1 to node n through this network. This is exactly the maximum flow problem in graph theory.
जैसे मैंने आपको बोला था, जो कि हमारी ग्राफ थ्योरी के अंदर मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट वाला एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, उसमें जो मैक्सिमम फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है सेम ही चीज़ है, बस इसमें प्रॉब्लम के थ्रू हमें पूछ लिया गया, हमें कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, फिर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यार हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार फ्लो नेटवर्क क्या होता है, फ्लो नेटवर्क का मतलब क्या है। सीधी सी बात ये आती है, तो फ्लो नेटवर्क को यार अगर हम बहुत ही जनरल टर्म्स में देखें तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास इनपुट होगी एक डायरेक्टेड ग्राफ में, और डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास नॉन नेगेटिव कैपेसिटी होगी। पहली चीज़ आपको एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि यार कैपेसिटी क्या होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारे पास नोड्स है, हम एक नोड से दूसरे नोड पर जा रहे हैं कि सिंपली रखते हैं, एक हमारी यू एज है एंड हम वी वाली एज तक हम जा रहे हैं, और उसके बीच में हमें क्या बोला गया है यार, इस एज की कुछ कैपेसिटी है हमारे पास। कैपेसिटी का मतलब है कि यार कितना इसमें से फ्लो हो सकता है। यहाँ पर हम क्या है, वाटर की एनालॉजी लेते हैं। मैं आपको ये वाटर वाली एनालॉजी भी आगे समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से कि हम कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब आप सीधी सी बात ये समझ सकते हो कि यार अगर इस एज की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 10 है, तो इसमें 10 से ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती। मतलब कि जैसे हम ऊपर सर्वर और नेटवर्क की बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 हमें क्या बता रहा है, जो स्पीड है कि यार पर सेकेंड यहाँ पे एक तरह से 10 यूनिट्स ऑफ डेटा फ्लो कर सकता है। तो सीधी सी बात ये कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम वाटर के हिसाब से देखें और हम एज को एक तरह से पाइप के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो पाइप का हमने कैपेसिटी बता दी कि यार इसमें पर सेकेंड 10 यूनिट्स ऑफ वाटर जा सकता है। तो बस वही उसकी कैपेसिटी है कि यार उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कैपेसिटी का सीधा मतलब वही है। सो आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको नहीं भी होती है इस चीज़ें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप बस लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें, सारी टर्म्स आराम से क्लियर होती चली जाएंगी। अभी के लिए हम बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि यार फ्लो नेटवर्क हमारा क्या होता है। तो फ्लो नेटवर्क सिंपल एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, जिसमें हमारे पास नोड्स होते हैं, एजेस होती है, वर्टिसेस और एजेस होते हैं, वेयर ईच एज हैज़ अ नॉन नेगेटिव कैपेसिटी। हर एज की एक नॉन नेगेटिव कैपेसिटी है। सीधी सी बात है, एज हमें क्या बता रही है, कैपेसिटी हमें क्या बता रहा है कि कितना डेटा हम फ्लो कर सकते हैं या कितना वाटर हम फ्लो कर सकते हैं। तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? नेगेटिव हो सकते हैं, मैं बताऊंगा, पर उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पर नेगेटिव फ्लो या नेगेटिव कैपेसिटी अलाउ नहीं होगी। वी फॉर्मलाइज दिस बाय सेइंग देयर इज अ मैप सी ऑफ ई टू आर। हमारा इस तरीके से मैप है, मैथमेटिकली हमने फॉर्मलाइज किया, डेफिनेशन एक अपनी डिराइव करने की कोशिश की यहाँ पे। एंड जैसे कि ये हमारा एक फ्लो नेटवर्क का ग्राफ है, यहाँ पर हमारे पास ये सोर्स हो सकता है एंड ये हमारा सिंक हुआ। सोर्स और सिंक का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। हम इसे एस नोड और टी नोड बोलते हैं एंड उसके बीच में हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं। यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटी हुई, एक ये डायरेक्टेड ग्राफ है, आप देख सकते हो, वन वे एजेस है सारी एंड बस वो यही हमारा यार इसी तरह का फ्लो नेटवर्क होता है। तो अब थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक तरह से जो हमारी सेकंड डेफिनेशन हो सकती है इसमें वो क्या होगी, लेट टू डिफरेंट वर्टिसेस एस एंड टी बिलोंग्स टू वी बी गिवन। सीधी सी बात है, इसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, जब भी हम फ्लो नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्टिसेस होती है। स्पेशल वर्टिसेस क्या होती है, एक तो सोर्स होता है और एक हमारे पास सिंक होता है। सीधी सी बात है, सोर्स से सारा एक तरह से जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आउटगोइंग एजेस होती है, इनगोइंग एज कोई नहीं होती। एंड सिंक के अंदर हमारे पास इनकमिंग एजेस होती है, आउटगोइंग एजेस हमारे पास कोई भी नहीं होती। तो यही हमारे जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारे दो स्पेशल नोड्स होते हैं किसी भी फ्लो नेटवर्क में, सोर्स और सिंक। सोर्स का मतलब है कहाँ से हमारे एक तरह से वाटर निकल रहा है, और सिंक का मतलब है कहाँ पे जाके वो ड्रेन हो रहा है। सोर्स और सिंक हमारे इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बीच में हमारे पास हमें दो रूल्स फॉलो कराने होते हैं। फर्स्ट इज एज रूल एंड सेकंड इज वर्टेक्स रूल। तो यहाँ पे एज रूल का हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे पास एज रूल है एंड हम यू से वी वाले नोड में जाना चाहते हैं। तो एज रूल हमें क्या बोलता है, यार इस नोड की जो कैपेसिटी है उसका फ्लो, जो भी हम वाटर फ्लो कराएंगे उस कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एज रूल सिंपल सा यही चीज़ हमें बोलता है कि यार जो भी इस पर्टिकुलर एज की कैपेसिटी है, फ्लो की वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई होप फ्लो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। कैपेसिटी तो एक मैक्सिमम वैल्यू है कि यार उस पर्टिकुलर एज में कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है या क्या कितना उसमें वाटर ट्रांसफ़र हो सकता है। फ्लो क्या बताता है कि उसमें कितना हो रहा है एक्चुअल में। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी किसी की 10 है एंड फ्लो 5 है, तो हम ये स्लैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x/y। मैं आगे रिप्रेजेंटेशन आपको ये सारी समझाऊंगा, जिसमें y हमारी कैपेसिटी हुई और x हमारा फ्लो हुआ। कि यार कैपेसिटी तो उसकी 10 है कि इसमें 10 यूनिट्स ऑफ वाटर फ्लो हो सकता है या 10 यूनिट्स ऑफ डेटा फ्लो हो सकता है।
कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 5 हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक्चुअल में कितना फ्लो हम करा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे वो चीज़ें करेंगे। पर यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि 11 आप 10 कर दो तो कैपेसिटी से ऊपर हो गया। तो एज रूल हमारा सिंपल सा हमें यही कॉन्सेप्ट बोलता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा हमारा फ्लो नहीं होना चाहिए, फ्लो की वैल्यू हमारे साथ कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। फ्लो को आप क्या है एफ ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हो, ई आपकी एज हुई एंड कैपेसिटी को आपने रिप्रेजेंट किया सिंपल सी ऑफ ई से। तो यहाँ पे पहली चीज़ हमने समझी थी कि यार नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये हुआ एंड कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। सो आई होप आपको एज रूल समझ में आया होगा। पहले हमने देखा था यार नॉन नेगेटिव कैपेसिटीज होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव फ्लो होना चाहिए, जो कि हमारा फ्लो नेटवर्क के मेन डेफिनेशन से हमें पता लगा था। तो जीरो से तो ज़्यादा होना चाहिए। और एफ ऑफ ई से हमें क्या पता लगता है कि उस पर्टिकुलर एज में फ्लो कितना है, और फ्लो क्या है कैपेसिटी से कम होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये एज रूल हमारा होता है। एंड सेकेंड हमारे पास रूल होता है विच इज़ वर्टेक्स रूल। वर्टेक्स रूल हमारा क्या बोलता है, यार मेरे पास कोई नोड है, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर नोड है, तो इसमें जितना इनकमिंग फ्लो है मेरे पास जो भी इनकमिंग फ्लो है इसमें हो सकता है बहुत सारे अलग डायरेक्शन से हमारे पास आ रहा हो, तो सेम ही आउटगोइंग फ्लो होना चाहिए मेरे पास। मेरा जो आउटगोइंग फ्लो है और इनकमिंग फ्लो है वो दोनों सेम होने चाहिए फॉर ऑल द n-2 वर्टिसेस। यहाँ पे हम सोर्स और सिंक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सोर्स में तो सिर्फ आउटगोइंग एजेस है, सिंक में सिर्फ इनकमिंग एजेस है, तो उनकी बात नहीं कर रहे। जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द नोड्स हैं उनमें वर्टेक्स रूल हमारा क्या बोलता है कि जितना उसमें फ्लो आया उतना ही वहाँ पे जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे वो कुछ भी स्टोर नहीं करके रखेगा, नोड जो है वो कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, वो एक तरह से एज अ जंक्शन काम करेगा। जब हम वाटर की एनालॉजी से समझेंगे तो वो एक तरह से जंक्शन है, जितना भी इनकमिंग है उसमें उतना ही वहाँ पे आउटगोइंग होना चाहिए हमारे पास। सीधी सी बात, हमारा वर्टेक्स रूल हमें ये बोलता है कि जितना भी उसमें फ्लो आया उतना ही फ्लो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, उतना ही फ्लो बाहर जाना चाहिए। सो आई होप ये वाला वर्टेक्स रूल भी आपको समझ में आया होगा। दोनों रूल सिंपल है, कॉमन सेंस वाले रूल है एक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से पूरी फॉर्मल डेफिनेशंस भी पढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी यार अब वाटर से समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि यार बहुत से लोग इसमें क्या वाटर की एनालॉजी यूज़ करते हैं और उससे काफ़ी चीज़ें हमारी सिंपल भी हो जाती है, क्योंकि हम ये फ्लो कैपेसिटी इस तरीके के टर्म्स क्या वाटर की टर्म्स में हमें ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसमें भी सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा यू एंड वी। एंड ये क्या है, इसे एज अ पाइप समझ लेते हैं। ये हमारे पास जो एजेस है वो एक तरह से पाइप है जो कि वन वे डायरेक्शन है। एक्चुअल में पाइप वन वे डायरेक्शन नहीं होते, बस आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि यार इसमें वाटर सिर्फ इधर से इधर ही फ्लो होगा, वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि यार हर एज जो हमारी एक पाइप की फॉर्म में परफॉर्म करेगी, हर वर्टेक्स जो नोड है हमारे एक जंक्शन की तरह से काम करेगा जो पाइप्स को कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास पाइप्स हो सकते हैं, ये हमारे पास पाइप्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो जंक्शन है वो इन पाइप्स को कनेक्ट करने का हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है। सोर्स हमारे क्या वाटर टैंक पंपिंग वाटर इन, हमने मैंने आपको बताया था सोर्स और सिंक। हमारे पास दो तरह के वर्टेक्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो सोर्स हमें क्या बता रहे हैं कि यार एक तरह से वाटर पंप है, वो कि टैंक है पंप कर रहा है वाटर को। एंड सिंक इज द ड्रेन और रिजर्वॉयर विच वाटर इज कलेक्टेड। सीधी सी बात है, सिंक एक ड्रेन हुआ या रिजर्वॉयर हुआ जहाँ पे सारा वाटर कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। द फ्लो ऑन द एज इज हाउ मच वाटर इज करेंटली फ्लोइंग थ्रू दैट पाइप। थोड़ा सा फ्लो समझना ही डिफिकल्ट होता है। फ्लो में आपने जैसे समझा है यहाँ पे U2V हमारे पास पाइप है, तो U2V वाला जो हमारे पास पाइप है उसमें फ्लो हमें क्या बता रहे हैं कि उसमें करंटली कितना वाटर फ्लो कर रहा है। एंड द कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट पाइप कैन कैरी। सीधी सी बात हमें यहाँ पे वाटर से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है कि यार अगर वाटर इसकी कैपेसिटी क्या बता रही है कि यार मैक्सिमम कितना फ्लो हो सकता है। एंड फ्लो सिंपल हमें क्या बता रहे हैं कि यार उसमें करंटली कितना फ्लो जा रहा है, वाटर कितना फ्लो हो रहा है। आई होप ये फ्लो और कैपेसिटी आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म फ्लो ही लगता है यार हमें, जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं फ्लो है क्या एक्चुअल में। फ्लो सिंपल है कि हम कितना उसमें सिंक मतलब कि कितना उसमें करंटली वाटर फ्लो हो रहा है, कितना डेटा फ्लो हो रहा है, कितना कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है। एंड कैपेसिटी उसका करंटली मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो इस तरीके से हम वाटर से भी समझ सकते हो। जो हमारे वर्टेक्स रूल और एज रूल थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार यहाँ पे हमें समझ में आया था नो पाइप कैन हैव अ नेगेटिव अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग थ्रू इट। कोई भी नेगेटिव अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए पानी में हम जा रहे हैं। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप कैन नॉट एक्सीड इट्स कैपेसिटी। जो हमने एज रूल देखा था कि यार जो फ्लो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव तो होगा नहीं यार, वाटर फ्लो करेगा या नहीं करेगा, सीधी सी बात है, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा।
एंड कैपेसिटी से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकता, वरना हमारे क्या पाइप ही टूट जाएगा, तो हम वो वाली चीज़ भी अलाउ नहीं कर सकते, हम पाइप नहीं तोड़ना चाहते हैं। एंड जो हमारा सेकंड वर्टेक्स रूल था, अदर देन सोर्स इन द सिंक व्हाट गोज इनटू अ जंक्शन मस्ट गो आउट ऑफ द जंक्शन एंड नो मोर कैन कम आउट ऑफ अ जंक्शन देन व्हाट केम इन। सीधी सी बात है, अगर इस नोड में इधर से 2 फ्लो हुआ, इधर से 5 हुआ, तो इधर से 7 जाना ही जाना चाहिए, या 7 इधर से जाए 3 या 4 की फॉर्म में, तो जितना भी आया उतना जाना चाहिए। जंक्शन का मेन पॉइंट यही तो होता है कि यार जंक्शन में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, जितना आया उतना गया, और जितना आया उतना ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यार यहाँ पे आया तो 7 था, निकल गया 10, तो ये 3 यूनिट्स ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर कहाँ से आया, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ से 1 ही निकलेगा। तो आई होप लाइक आपको क्लियर एंड समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। वाटर की फॉर्म में भी हमने समझा कि फ्लो नेटवर्क में हमारे सोर्स, सिंक एंड फ्लो, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, 1-2 टर्म्स हमारी और आएंगी यार, उन चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलेंगे। एंड आई होप आपको यार इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा और चीज़ें समझते हैं तो और आपको आगे क्लियर होगा। यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि हम x/y की फॉर्म में रखेंगे, जिसमें कि y हमारी कैपेसिटी होगी एंड x हमारा क्या होगा, फ्लो होगा, कि उसमें करंटली कितना फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे 2 नोड्स, 2 ग्राफ्स हैं, फ्लो नेटवर्क है एक तरह से, हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। S और T हमारा, S का मतलब है हमारा सोर्स है ये, एंड T इज सिंपली सिंक है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 फ्लो है एंड 5 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, और इस जंक्शन में 3 इनकमिंग है, तो 1 इधर गया, 2 इधर गया, सो 1 + 2 = 3। जो भी हमारा इनकमिंग था और आउटगोइंग था उसकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स रूल क्या सेटिस्फाई होता है हर एक नोड से। यहाँ पे 1 आया, 1 गया। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 + 3 5 आया, 5 यहाँ से निकल रहा है, इधर से 3 आया, 3 गया, और कहीं पे भी एज रूल हमारा वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हर जगह नॉन नेगेटिव है और कैपेसिटी से कम है, आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम फ्लो कैलकुलेट भी करेंगे, कैसे फ्लो कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। पहले बस आप फ्लो नेटवर्क समझने की कोशिश कीजिए, इस ग्राफ के साथ फेमिलियर हुई कि यार ये एक्चुअल में ग्राफ हमें बोलता क्या है। ये वाला जो एग्जांपल है थोड़ा सा आपको अलग सा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सोर्स में से कुछ भी नहीं दिया है, हमारा फ्लो कुछ भी नहीं है। पर फ्लो कुछ भी नहीं होने के बाद भी यहाँ पर हमारा, आप एक चीज़ समझिए, हमारा जो एज रूल था वो वायलेट नहीं हो रहा, हमारा जो वर्टेक्स रूल था वो वायलेट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो रही है। आप बोल सकते हैं इस वाले नोड में इधर से 0 आया, इधर से 1 आया, इधर से 1 गया, तो मतलब इनकमिंग कितना था 0 + 1, आउटगोइंग कितना 1 है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर बस एक साइकिल बन गई है, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई भी ऐसा रूल नहीं था जो हमें बोल रहा है कि यार सिंक में से वाटर नहीं आ सकता या सोर्स में से ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस हमारे ये थे कि यार एज रूल और वर्टेक्स रूल हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम क्या, ये वाला भी हमारा एक वैलिड फ्लो नेटवर्क हमारा होता है। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख भी दी है, आप रीड कर सकते हैं आगे नोट्स में जब आप रेफर करेंगे। एक बार इनवैलिड फ्लोज को भी देख लेते हैं, हमारे पास इनवैलिड फ्लोज क्या हो सकते हैं। अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखते हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स रूल वायलेट हो रहा है। वर्टेक्स रूल कहाँ पे वायलेट हो रहा है, आप इस वाले नोड में देखिए, इनकमिंग फ्लो हमारा कितना है, 1 है, आउटगोइंग कितना हो गया, इधर 1 जा रहा है, इधर 2 जा रहा है, तो 1 = 1 + 2 तो नहीं होगा। इनकमिंग हमारे पास 1 था, आउटगोइंग हमारे पास 3 कैसे हो गया, जब आया ही उसमें 1 तो 3 निकल कैसे गया, तो ये एक इनवैलिड फ्लो हुआ, ये ग्राफ हमारा वैलिड नहीं हुआ, इनवैलिड हुआ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसमें हमारा क्या एज रूल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव फ्लो हमने करा दिया, तो नेगेटिव फ्लो हमारा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एज रूल को वायलेट कर रहा है, वर्टेक्स रूल को वायलेट कर रहा है। इस हिसाब से ये हमारे वैलिड फ्लो नेटवर्क्स नहीं है, इन्हें हम इनवैलिड फ्लोज बोलेंगे। तो आई होप यार आपको यहाँ पे फ्लोज, इनवैलिड फ्लोज, वैलिड फ्लोज, फ्लो नेटवर्क, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी आगे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ तक हो गई होगी। तो अब आगे चलते हैं यार, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वैल्यू ऑफ अ फ्लो, कि यार फ्लो की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा यार फ्लो है, ठीक है, फ्लो क्या होता है, कितना उसमें से वैल्यू फ्लो कर रही है। बट यहाँ पर हमने क्योंकि एक चीज़ समझी थी कि यार मुझे मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम फ्लो क्या है, जो भी हमने पूरा फ्लो नेटवर्क अपना बनाया है, उस पूरे फ्लो नेटवर्क का फ्लो कैलकुलेट करना, वो क्या होता है हमारा, कि उस पूरे ग्राफ में, उस पूरे फ्लो नेटवर्क में कितना फ्लो ट्रैवल कर रहा है, कितना फ्लो वहाँ पर है, तो वो चीज़ें किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ अ फ्लो इज हाउ मच टोटल फ्लो लीव्स द सोर्स और इक्विवेलेंटली हाउ मच एंटर्स द सिंक।
सीधी सी बात है, सोर्स से हमारा फ्लो निकल रहा है एंड सिंक में हमारा जा रहा है, तो टोटल फ्लो कितना होगा, जितना सोर्स से निकला या जितना सिंक में गया वही तो टोटल फ्लो है, वही सारा क्या है वहाँ पे काम फ्लो कर रहा है। क्योंकि वर्टेक्स रूल क्या बोलता है, वर्टेक्स रूल कहता है कोई भी नोड कुछ भी होल्ड नहीं करेगा, जितना सोर्स से आएगा उतना सिंक पे चला जाएगा। एज रूल क्या बता रहे, कोई भी नॉन नेगेटिव नहीं होगा, कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं जा सकता है, तो फ्लो हमारा क्या लिमिटेड है। तो उस फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, या सिंपल आप एक इंट्यूशन अंडरस्टैंडिंग देख सकते हो, तो वो यही है कि यार सोर्स से जितना भी निकल रहा है, जितना भी आउटगोइंग है वो हमारा फ्लो हुआ, या फिर सिंक में जितना इनकमिंग है, जितना आ रहा है वो हमारा सिंक वो हुआ। सो अगर हम यार पाइप्स की फॉर्म में भी इन्हें समझने की कोशिश करें, तो एस इज द सोर्स, मेन वाटर टैंक पंपिंग वाटर इनटू द सिस्टम, टी इज द सिंक रिजर्वॉयर ड्रेन वेयर द वाटर एंड्स अप, ठीक है। तो हमारी वैल्यू ऑफ एफ, जो हमारा वैल्यू है पूरे फ्लो का, जो हमारा वैल्यू है वो सिंपल ये है, टोटल लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकंड दैट द टैंक पंप्स इनटू द नेटवर्क दैट एक्चुअली फ्लोज थ्रू इट। ऐसा नहीं है यार, सोर्स से हम बोल सकते हैं यार इनफाइनाइट सप्लाई है हमारे पास, हम कितना भी फ्लो करवा रहे, पर जो एक्चुअल में फ्लो कर सकता है उसमें हम वही करा सकते हैं, तो उसी को हम फ्लो वैल्यू बोलते हैं कि पर सेकंड हम कितना फ्लो करा रहे हैं। फ्लो की डेफिनेशन भी तो यही थी कि यार पर सेकंड वहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है, कैपेसिटी भी तो हमें ये बताते थे कि पर सेकंड उसमें कितना फ्लो कराया जा सकता है। तो उन्हीं सब सारी चीज़ों को मर्ज करके, उन्हीं सारी चीज़ों को समझते हुए हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हमारा निकल रहा है, कितना हमारा जा रहा है। एंड हम क्या बोल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट फ्रॉम द सिंक साइड, हम सिंक के साइड से भी देख सकते हैं कि कितना वाटर उसमें आके रिजर्वॉयर में आके स्टोर हो रहा है हर सेकेंड, जस्ट काउंट फ्रॉम द अदर एंड। मतलब कि बस वही है यार, सोर्स आप कैलकुलेट कर लो या सिंक से कैलकुलेट कर लो, दोनों में से जहाँ से भी करना चाहते हो, क्योंकि फ्लो तो सेम ही रहने वाला है ना, जितना उसमें से निकला, जितना ड्रेन में गया, जितना भी वैलिड था हमारे पास वही है। तो वैल्यू ऑफ फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो फ्रॉम टैंक माइनस इनफ्लो बैक इनटू द टैंक, ठीक है। जितना उसमें से निकला, जितना आया, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड इट मेजर्स नेट वाटर पम्प्ड आउट ऑफ द टैंक इनटू द नेटवर्क। आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। वैल्यू ऑफ फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव फ्लो वैल्यू भी आ सकती है। जब आप वैल्यू ऑफ फ्लो एफ कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप पूरे का फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो कभी कभी नेगेटिव भी आ सकती है। पर नेगेटिव का सीधा मतलब है यू आर पंपिंग वाटर द अदर वे फ्रॉम टी बैक टू एस। जैसे मैंने आपको यार ऊपर वो साइकिल वाले में भी हमने देखा था, ऐसा गारंटी नहीं है या सोर्स से निकल रहा है। अगर नेगेटिव फ्लो की वैल्यू आ रही है, नेगेटिव एज रूल के हिसाब से नेगेटिव फ्लो नहीं करेगा, पर अगर हम नेट में कैलकुलेट करेंगे फ्लो को इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से कि कितना आउटफ्लो है उस टैंक का, कितना इनफ्लो है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो हो सकता है कभी कभी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी आ जाए। तो उस टाइम में हम क्या बोल देंगे, आप सिर्फ उसका मतलब है कि डायरेक्शन रिवर्स हुई है, हम सोर्स से टी की तरफ जा रहे थे, टी से एस की तरफ आ जाएंगे, तो बस वो क्या डायरेक्शन चेंज की चीज़ है। हम बोलते नहीं यार ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ हमारा, ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, तो बस नेगेटिव फ्लो में हम नेगेटिव डायरेक्शन, अपनी क्या अपोजिट डायरेक्शन की बात कर देंगे वहाँ पे। तो पहले हमने फ्लो में चले, मतलब कि फ्लो का मतलब हमने फ्लो नेटवर्क देखा कि क्या होता है, हमने फ्लो को समझा क्या होता है, उसके बाद वैल्यू ऑफ फ्लो कैसे कैलकुलेट की जाती है, वैल्यू ऑफ फ्लो एक्चुअल में होती क्या है वो हमने समझा। अब जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हम इस वाले कॉन्सेप्ट में सॉल्व करते हैं, वो यही होती है मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम। अब मैक्सिमम फ्लो क्या बोलता है कि यार ये जो वैल्यू ऑफ फ्लो है, जो हमने कैलकुलेट की कि सोर्स हम कितना निकाल रहे हैं, कितना सिंक में जाना चाहिए, जो कि वैलिड है, वो सारी चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की, उसके वैल्यू को मैं मैक्सिमाइज किस तरीके से कर सकता हूँ। मैं जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज करूँगा उतनी ज़्यादा मेरे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो वही वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, given a network of pipes edges with capacity, find the largest possible value f such that the value f is up as big as possible without breaking any pipe's capacity limit। सीधी सी बात वो जो हमने समझी थी। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लो इन द ग्राफ इज 7। द फॉलोइंग ग्राफ, हमारे पास ये राउट है एंड इस पूरे का अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो फ्लो, तो वो 7 आएगा। इधर से आप देखो कितना पंप कर रहे हैं, 3 + 4 7, सिंक पे कितना आ रहा है, 5 + 2 7। और अगर आप देखो तो यार सिंक में इससे ज़्यादा आ भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 2 है, मैक्सिमम कर पाए। तो वो कर पाना किस तरीके से हम कर रहे हैं उसी को मैक्सिमम फ्लो कहते हैं। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती है, जो हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, सो मैक्सिमम फ्लो भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है रेजिडुअल नेटवर्क का। रेजिडुअल नेटवर्क हमारे पास क्या बोलता है यार, आपने एक चीज़ समझी यार, जो हम मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं या फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे कैलकुलेट करने का कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो मेथड होगा। तो हमारे पास सिंपल जो तरीका आता है वो ग्रीडी एल्गोरिथम्स के थ्रू आता है। ग्रीडी एक तरीका होता है जिसके तरफ हम काम करते हैं। अब ग्रीडी क्या बोलता है यार, हाँ मैं आपको बताता हूँ, हम जो एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं वो होती है फोर्ड फ्लूकेसन एल्गोरिथम, एडमंड स्कार्फ एल्गोरिथम, डिनेट्स एल्गोरिथम, वो सारी क्या है ग्रीडी ही है। हाँ
एट द हार्ट वो ग्रीडी है, बट नाइव ग्रीडी एल्गोरिथम यहाँ पे काम नहीं करेगी। अगर हम बिल्कुल नाइव ग्रीडी एल्गोरिथम यहाँ पे काम करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो उस नाइव ग्रीडी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हम क्या है, रेसिडुअल नेटवर्क का यूज़ करेंगे। किस तरीके से रेसिडुअल नेटवर्क का यहाँ पे यूज़ होगा वो मैं आपको समझाता हूँ कि यार आप ग्रीडी पे क्या बोलते हो कि यार मुझे मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस नोड से स्टार्ट करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ यार वन यहाँ से जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो जितनी भी मैं किसी भी एज से मैं सोर्स से टी तक जो भी मेरा एक पाथ है, जो भी मेरा पाथ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्लू से डिनोट किया हुआ है एक पाथ को, इधर जो भी मेरा पाथ है इसमें जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी मैं भेज सकता हूँ, मैक्सिमम फ्लो में भेज सकता हूँ, मैं उसे भेजता हूँ और उसके बाद मैं आगे चलूँगा। ग्रीडी यही तो कहता है कि यार जो भी मेरे पास कंस्ट्रेंट है, जिस भी कंस्ट्रेंट को मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, मैं उसे मैक्सिमाइज करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि वो जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके। अब वो मैक्सिमाइज करते वक्त हमने मान लो ये वाला पाथ पूरा मैक्सिमाइज कर दिया और इसके हिसाब से हमारा फ्लो क्या कैलकुलेट हुआ, विच इज सिंपली 1। बट यहाँ पे फ्लो क्या है, 2 कैलकुलेट किया जा सकता है, बट उस चीज़ को हम कैसे काउंटर करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे रेसिडुअल नेटवर्क का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। रेसिडुअल नेटवर्क हमारे पास क्या बोलता है यार, ग्रीडी की जो ग्रीडी एल्गोरिथम है उसकी एक प्रॉब्लम क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम में आप क्या है बैक ट्रैक नहीं कर सकते। बैक ट्रैक का मतलब सीधी सी बात है कि यार ग्रीडी क्या करता है, लोकली ऑप्टिमाइज करता है चीज़ों को, कि लोकली जो भी उसके पास बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस होते हैं वो उन्हें लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसमें ग्रीडी में हमारे पास क्या है, जो भी हमने डिसीजंस लिए उन्हें अंडू करने का हमारे पास कोई भी वो नहीं होता कि हम किसी डिसीजन को अंडू करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले पाथ पे चला गया तो मैं चला गया, मेरे पास अंडू करने का कोई तरीका नहीं है, पर हो सकता था यार मेरे पास कोई और बेटर रास्ता मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल ये एक बेटर रास्ता हो सकता था, ये एक बेटर रास्ता हो सकता था, मैं इस वाले एज से नहीं आता तो मेरे पास मतलब डिफरेंट तरीके हो सकते थे बेटर रास्ते के। मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ से ना जाके मैं यहाँ से चला जाता, यहाँ से फिर मैं यहाँ से आता, मैं यहाँ से चला जाता यहाँ से। बट क्योंकि अगर इस वाले एज से आ गया तो मेरे आगे के पाथ पूरे ब्लॉक हो गए, अब मैं यहाँ से नहीं आ सकता, मैं यहाँ से नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप इस वाले नोड की बात करो तो यहाँ पे इनकमिंग 1 है, इधर 1 चला गया, इधर 0 जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें इनकमिंग ही 1 है तो वो आउटगोइंग 2 तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारी ये वाली ब्लॉक हो गई एज। अब यहाँ पे अगर 1 भी मैंने भेजा, यहाँ 1 भेजा, तो यहाँ ऊपर से भी 1 आ रहा है, इधर से भी 1, तो यहाँ मुझे 2 भेजना पड़ता, पर मैं 2 भेज ही नहीं पाता क्योंकि कैपेसिटी 1 थी। तो इस तरीके से हमारे क्या वो पाथ दिक्कत देगा। ग्रीडी ने क्या करा, लोकली ऑप्टिमाइज किया, उसने लोकली ऑप्टिमाइज करके और डिसीजंस ले लिया, पर उन्हें लोकली ऑप्टिमाइज करके जो डिसीजंस लिए उससे हमारा क्या है आगे जाके रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो यार उन रॉन्ग आंसर्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या चाहते हैं यार, एक स्मार्ट ट्रिक सोचना चाहते हैं, और वो स्मार्ट ट्रिक हमारी क्या है, वो रेसिडुअल नेटवर्क होता है। रेसिडुअल नेटवर्क क्या बोलता है यार, आपने जैसे ये एक एज बनाई कि यार ये मेरी फ्लो है कि मैं आगे किस तरीके से जा रहा हूँ, तो हो सकता है यार मुझे आगे चल के इस फ्लो को अंडू भी करना पड़े। तो अंडू के चक्कर में आप क्या बोलोगे कि मैं एक क्या है हर एक एज में एक रिवर्स एज भी बना देता हूँ। रिवर्स एज क्या मदद करेगी, हमारा अंडू करने की मदद करेगी। अंडू किस तरीके से यार, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले पाथ से मैं आगे गया था और मैं इस वाले पाथ से यहाँ तक पहुँचा, और मैं फॉर एग्जांपल अब मैंने इस वाले पाथ से अपने क्या फ्लो को भेजा, मैंने यहाँ से मेरे पास 1-1 हुआ, यहाँ से मेरे पास 1-1 हुआ। अब यहाँ पे मैं आगे तो नहीं भेज सकता, बट यहाँ पे मेरे पास रिवर्स में मुझे पास पता है कि यार रिवर्स में 1 स्टोर्ड है, एंड मैं क्या यहाँ से एक वाटर क्या है पंप वापस कर सकता हूँ। आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा। रेसिडुअल नेटवर्क क्या बोलता है कि यार आपके पास मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मेरे पास U2V था और मेरा एक फ्लो था कि यार मैं यहाँ पे कैपेसिटी लिखता हूँ कि जितना फ्लो पे मेरा यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, U2V जा सकता है। तो रेसिडुअल नेटवर्क क्या बोलता है कि यार अगर मैंने कोई डिसीजन यहाँ पे ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपेसिटी 10 थी और मैंने 5 क्या यहाँ पे भेज दिया, तो अब मेरे पास कैपेसिटी कितनी बच गई, मेरे पास कैपेसिटी बच गई 5 कि मैं 5 और भेज सकता हूँ। पर अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो ग्रीडी के हिसाब से तो मैं इस डिसीजन को कभी भी अंडू नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कभी भी अंडू नहीं कर पाऊंगा तो मेरे आगे के क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या डिफिकल्ट हो जाएंगी, और मतलब कि एक तरह से रॉन्ग आंसर मेरे पास आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो रेसिडुअल नेटवर्क क्या बोलता है कि आप हर एज में एक रिवर्स एज भी लगा दीजिए, तो एक इस तरीके से रिवर्स एज हो जाएगी। अब ये रिवर्स एज क्या बोलेगी कि यार यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी कितनी थी, 10 थी, जिसमें कि मैंने क्या है जो मेरी फॉरवर्ड एज है, फॉरवर्ड एज आई होप आपको समझ में आएगी, जो उसका फ्लो की जितनी उसकी कैपेसिटी अभी के लिए बची, तो रिवर्स एज हमारी क्या बोलती है कि यार उसकी रिवर्स एज भी 5 हो गई कि जितना मैंने वाटर भेजा उसमें उतना ही मेरे पास वापस भी आ रहा है, वापस आ नहीं रहा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब फ्यूचर में अंडू करना चाहता हूँ, मैं वे पर गया और मेरे पास कोई और अच्छा पाथ मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ से अंडू करके वापस आ जाऊँगा। जो भी मेरे पास 5 वाला पाथ था मैं उसे अंडू करके वापस आ जाऊँगा। सीधी सी बात है, अगर आप वाटर के फॉर्म में देखना चाहते हो, यू और वी आपके पास, एक पाइप आपके पास ये था, एक पाइप आपके पास ये है, यहाँ पे फॉरवर्ड हमारे पास वाटर जा रहा है, यहाँ पे बैकवर्ड हमारे पास वाटर जा रहा है। आपने यहाँ से कुछ फ्लो में भेज दिया वाटर, तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई और आप वापस चाहते हो कि यार अब मुझे ये भी पता हो कि यार मैंने कितना वाटर भेजा था, तो मैं हो सकता है आगे फ्यूचर में उस वाटर को वापस भी भेज दूँ। तो ये जो रिवर्स एज होगी उस वाटर को वापस भेजने का काम करेगी। तो यहाँ पे हमने फ्लो को स्टोर किया, यहाँ पे हम कैपेसिटी माइनस फ्लो को स्टोर कर देंगे, जो हमारी न्यू कैपेसिटी हो जाएगी। तो जो फॉरवर्ड एज की हमारी नई वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो हो जाती है न्यू कैपेसिटी इज टू कैपेसिटी माइनस फ्लो। जितना भी हमने उस वाली एज में फ्लो कराया उसमें से हम क्या कैपेसिटी में से माइनस कर देते हैं, तो ये हमें पता लग जाता है कि न्यू कैपेसिटी हमारी कितनी है, कि मैं और कितना वहाँ पे फ्लो करा सकता हूँ। और ये जो रिवर्स वाली एज है उसमें हम डायरेक्टली फ्लो को डाल देते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि यार मैं कितना वाटर वापस भेज दूँ, तो ये वाली एज का काम जो है वो रिवर्स हो जाए या अंडू हो जाए। तो इस तरह का हमें क्या एक और ग्राफ बनाना पड़ता है विच इज कॉल्ड अ रेजिडुअल नेटवर्क, एंड दिस हेल्प्स अस टू अंडू द ग्रीडी चॉइसेस वी मेड सो दैट वी कैन ग्लोबली ऑप्टिमाइज आवर कोड। सो आई होप यार आपको समझ में आया होगा रेजिडुअल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्ट है, काफ़ी जगह आप यूज़ भी कर सकते हो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में। बट ये इसीलिए है कि यार रेजिडुअल नेटवर्क की मदद से मैं क्या लोकली ऑप्टिमाइज्ड जो मैंने ग्रेडेड डिसीजंस लिए थे मैं उन्हें रिवर्स कर सकूँ, मैं उन्हें अंडू कर सकूँ। अब जो भी मैं पाथ्स ले रहा हूँ, अब मेरे पास ये पाथ था, इस तरीके से मेरे पास एक पाथ था। अब इस पाथ को रिवर्स करने के लिए मैं इसी तरीके से एडजस्ट करूंगा। मैं ये यार आपको ड्राई रन करके नीचे बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट अभी के लिए बस आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आना चाहिए यार, जो मैं ग्रेडी डिसीजंस ले रहा हूँ उन ग्रेडी, पहली बात ये होनी चाहिए ग्रेडी में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ अपनी फ्लो की वैल्यू को। फ्लो मैंने समझ लिया, वैल्यू ऑफ फ्लो मैंने समझ लिया, सारी चीज़ें मुझे क्लियर है। अब इसे मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे पास डिफरेंट पाथ है, सोर्स से टी में जाने के लिए मेरे पास डिफरेंट पाथ्स हैं। उन पाथ्स में मैं क्या जितना भी मैक्सिमम कैपेसिटी मैं फ्लो में भेज सकता हूँ मैं भेज देता हूँ। बट अगर मैंने भेज दिया तो यार मेरे पास कुछ हो सकता है मैं गलत पाथ्स पे चला गया हूँ। अब उन गलत पाथ्स को अंडू करने के लिए, जो डिसीजंस मैंने गलत लिए उन्हें अंडू करने के लिए मेरे पास कुछ तरीका होना चाहिए। तो वो तरीका होता है रेजिडुअल नेटवर्क। रेजिडुअल नेटवर्क क्या करता है, वो एक रिवर्स एज भी बना देता है, जो हमें बता देते हैं कि यार इतना वाटर आप वापस भेज दो या उतना काम हम क्या अंडू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या है वो काम होता है। कैसे हम कोड में करेंगे, कैसे हम चीज़ों को समझेंगे, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास रेजिडुअल नेटवर्क क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ। इट टेल्स अस वेयर कैन आई स्टिल पुश मोर फ्लो एंड वेयर कैन आई पुल फ्लो बैक इफ नीडेड। सीधी सी बात है, क्या बता रहा है वो फॉरवर्ड एज हमें क्या बता रहा है कि मैं कितना और पुश कर सकता हूँ फ्लो को, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी है, और वो ये भी बता रहा है कि कितना पुल कर सकता हूँ मैं, कितना फ्लो को वापस ले सकता हूँ, वो भी हमें बता रहा है। तो रेजिडुअल नेटवर्क हमारा ये वाला काम करता है। इट इज बिल्ड यूजिंग द करंट फ्लो की वैल्यू से ही वो बिल्ड होगा। फॉर एवरी एज यू टू वी हम जो जा रहे हैं उसमें कैपेसिटी हमारी सी है, विच इज सी यू टू वी, एंड फ्लो हमारा क्या है सी यू टू वी। मतलब कि यू टू वी हम जा रहे हैं तो हमारा फ्लो कितना है, कैपेसिटी कितनी है हमारी एजेस के, एंड हम क्या है ये दो पॉसिबल एजेस को क्या है ऐड कर देते हैं रेजिडुअल नेटवर्क में। फॉरवर्ड एज हमारी यू टू वी हुई, जिसमें कि हम रिमेनिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको बताई थी नई कैपेसिटी हमारी हो जाएगी या रिमेनिंग कैपेसिटी हो जाएगी। या जितना मैंने फ्लो करा दिया उतना मैं और कितना फ्लो कर सकता हूँ। मेरे पास 10 था, मैंने 2 फ्लो करा दिया, तो मैं कितना करा सकता हूँ, मैं 8 और फ्लो करा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी कम हो गई। सीधा सा वो रीजन है, मीनिंग हाउ मच मोर फ्लो वी कैन स्टिल पुश फॉरवर्ड। एंड बैकवर्ड एज एक वी टू यू वाली एज भी हम बनाएंगे, जिसमें कि हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी होगी एफ ऑफ यू कॉमा वी, एंड मीनिंग हाउ मच फ्लो वी कैन पुल बैक, कितना हम पुल बैक कर सकते हैं, कितना हम अंडू कर सकते हैं। वाटर पाइप वाली एनालॉजी से भाई आप समझ सकते हो कि यार imagine you have pipes carrying water. Each pipe has a maximum capacity, how much water it can safely carry, and you have already pushed some water through certain pipes. ठीक है. So now, if a pipe is not full, you can still send some water. If a pipe is carrying some water, you can drain part of it back the other, like a reserve pipe that lets you adjust the mistakes. सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास पाइप में कुछ पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं उसमें वापस भी भेज सकता हूँ कि यार ठीक है मुझे नीचे। अब वो वापस भेजने के लिए मैं एक नई एज का यूज़ कर लेता हूँ, ताकि जिससे कि मैं अपनी मिस्टेक्स को एडजस्ट कर सकूँ, जो मैंने मिस्टेक्स किया मैं उन्हें एडजस्ट कर सकूँ। एंड सो द रेजिडुअल नेटवर्क इज लाइक अ डायनेमिक मैप ऑफ ओपन एंड रिवर्स पाइप्स टेलिंग यू एग्जैक्टली वेयर यू कैन मूव मोर वाटर।
सीधी सी बात है। आई होप आपको रेजिडुअल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हो। काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और एल्गोरिथम्स में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा बिग आइडिया क्या है, हम रेजिडुअल नेटवर्क बनाएंगे करंट फ्लो की मदद से एंड एक पाथ को फाइंड करेंगे। मैं S2T रेजिडुअल नेटवर्क में कॉल्ड एन ऑगमेंटेड पाथ। हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक नई टर्म भी आती है। बहुत से लोग आपसे यार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं कि हम फ्लो नेटवर्क्स में ऑगमेंटेड पाथ हमारे पास क्या होते हैं। तो S2T जाने के लिए जो भी हमने पाथ चूज किया, कुछ भी पाथ हो सकता है, उस पर्टिकुलर पाथ को हम ऑगमेंटेड पाथ बोलते हैं। तो उसमें हम क्या पुश करेंगे, जितना भी ज़्यादा हम फ्लो कर सकते हैं पानी को, द स्मॉलेस्ट अवेलेबल कैपेसिटी अलॉन्ग द पाथ इज द बॉटल नेक। ये वाला चीज़ भी मैं आपको क्या ड्राई रन जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो भी हमारा ऑगमेंटिंग पाथ है, इसमें जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ है, इस पूरे ऑगमेंटिंग पाथ का फ्लो जो होगा उसकी मिनिमम कैपेसिटी होगा ऑफ ऑल। फॉर एग्जाम्पल इसकी कैपेसिटी 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आप इस वाले पूरे पाथ में कितना वाटर फ्लो कर सकते हो, आप 1 ही कर सकते हो। आपका फ्लो क्या होगा इस पूरे का मिनिमम। क्यों मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से 8 भेजा तो मुझे आगे भी 8 भेजना पड़ेगा, पर मैं आगे 8 नहीं भेज पाऊंगा, मैं 5 ही भेज पाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 भेजा तो मैं 5 से आगे 1 ही भेज पाऊंगा, तो 1 से आगे फिर मैं 2 ही भेज पाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे क्या है, जो बॉटल नेक होती है ऑगमेंटिंग पाथ में, हम कितना फ्लो कर सकते हैं। हमने एक S2T एक पाथ हमने डिफाइन किया कि यार इस पूरे पाथ में मैं जाऊंगा तो इस पूरे पाथ का मेरे पास फ्लो क्या होगा, जितने भी उसके पूरे की मिनिमम कैपेसिटीज है उसका मेरा मिनिमम जो भी होगा वो मेरा फ्लो होगा। क्योंकि वर्टेक्स रूल यहाँ पे वरना वॉयलेट हो जाएगा कि यार मैंने मैक्सिमाइज करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने 8 भेज दिया, पर यहाँ पे जा ही 5 सकता है, तो मुझे वो रिड्यूस करना पड़ेगा, मुझे यहीं पे 5 ही भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं से 5 भेजा, आगे भी 5 ही गया, पर यहाँ पे 1 ही जा सकता, बचा वो 4 कहाँ गया, वो कहीं जा ही नहीं सकता। तो इस वजह से मुझे वो और रिड्यूस करना पड़ेगा, मुझे 1 ही भेजना पड़ेगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब यहाँ से 1 ही आ रहा है तो यहाँ से मैं 1 भेज सकता हूँ क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो बॉटल नेक हो जाती है हमारी। आगे हम ड्राई रन में भी देखेंगे तो और आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। कोड में जब हम करते हैं काफ़ी स्मार्ट तरीके हैं उसे करने के, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। एंड फिर वो अपडेट कर देते हैं फ्लो वैल्यूज एंड रिबिल्ड द रेजिडुअल नेटवर्क। हमने पूरा ऑगमेंटेड पाथ में मिनिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फ्लो को कैलकुलेट किया। उसके बाद रेजिडुअल नेटवर्क जो था हमारा उसे पूरा अपडेट करेंगे नई कैपेसिटीज के हिसाब से, नई फ्लो के हिसाब से, एंड फिर से रिपीट करेंगे जब तक हम S2T जा सकते हैं, पाथ एग्जिस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या है बार बार रिपीट करते हैं, रेजिडुअल नेटवर्क को बार बार बनाते रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट ऑगमेंटिंग पाथ्स पे जाते रहते हैं और S2T में जब तक पुश करते रहते हैं। और जब हमें कोई पाथ नहीं मिलता, हमारे पास कोई भी पाथ नहीं बचा है कि यार मैं कैपेसिटी को आगे और भेज सकता हूँ, फ्लो को आगे भेज सकता हूँ, तो बस उस पॉइंट में हमें समझ में आ जाता है कि यार अब मेरा मैक्सिमम फ्लो आ चुका है, क्योंकि अब मैं और कोई भी मेरे पास ऐसा ऑगमेंटिंग पाथ नहीं बचा है जिसमें कि मैं फ्लो की वैल्यू को इंक्रीज करके आगे भेज सकूँ। तो वहीं पे बस हमारा मैक्सिमम फ्लो हो जाता है, हम अपनी एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देते हैं और वो चीज़ें हमारी हो जाती है। अब ये सॉल्व करने के लिए डिफरेंट हमारे पास एल्गोरिथम्स होती हैं, उन डिफरेंट एल्गोरिथम्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे और फाइनली डेनिक्स एल्गोरिथम को देखेंगे। वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए होने वाली है और डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये वाला, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे एल्गोरिथम्स में। तो अभी के लिए थोड़ा सा बस रिवीजन यही है कि यार हमने फ्लो नेटवर्क देखा, फ्लो नेटवर्क के बाद हमने फ्लो समझा कि फ्लो क्या होता है, उसके बाद फ्लो की वैल्यू को कैलकुलेट कर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, देन मैक्सिमम फ्लो हमारा क्या होता है, उसके बाद रेजिडुअल मैक्सिमम फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम्स हमारे पास होती है। पर ग्रीडी एल्गोरिथम्स में मिस्टेक्स को अंडू करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा, रेजिडुअल नेटवर्क का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब उस रेजिडुअल नेटवर्क को यूज़ करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए जो हमारी एल्गोरिथम्स होती है वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं और फिर अपनी फाइनली प्रॉब्लम को, जो डाउनलोड स्पीड प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर लेंगे। कोड हमारे पास आ जाएगा, जर्नलाइज कोड आ जाएगा जो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर पाएंगे। सो अब देख लेते हैं एल्गोरिथम्स को भी। सो अब क्या है, मैक्सिमम फ्लो एल्गोरिथम्स देख लेते हैं। हमारे पास मैक्सिमम फ्लो एल्गोरिथम्स क्या क्या होती है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास फोर्ड फुलकर्सन एल्गोरिथम आती है। इसमें क्या बोलता है यार, जो भी हमारे पास रेजिडुअल नेटवर्क बना, जो भी हमारा मॉडिफाइड ग्राफ बना रेजिडुअल नेटवर्क का, उसमें सोर्स टू सिंक पर जाने के लिए जितने भी हमारे पास पाथ है, पाथ का हमने देखा था यार ऑगमेंटेड पाथ्स हमारे पास जो भी है, उसमें जितना भी हम फ्लो कर सकते हैं, पुश एज मच फ्लो एज पॉसिबल। जो भी हमारी बॉटल नेक थी, जो मैंने आपको बताया था, बॉटल नेक हमारी क्या होगी, उस पूरे ऑगमेंटिंग पाथ में जो हमारी मिनिमम कैपेसिटी होगी वही हमारी फ्लो की बॉटल नेक वैल्यू होगी। तो जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसे पुश करो, जो जितने भी हमारे पास पाथ्स है उसमें पुश करते रहो। फाइनली हमें क्या है, हमें क्या है, ब्लॉकिंग पाथ्स मिल जाएंगे। ब्लॉकिंग पाथ में मैं आपको बताऊंगा, जब हम सोर्स से अपने सिंक में कोई भी पाथ हमें नहीं मिलेगा कि हम फ्लो करा पाए वैल्यू को, तो बस हम वहाँ पे अपनी एल्गोरिथम को टर्मिनेट करके अपना फाइनल आंसर ले आएंगे।
तो ये एक तरीका जर्नलाइज तरीका हो गया, ठीक है। हम कैसे कर लेंगे फॉर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम का, यहाँ पे हम सोर्स कोड वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि ठीक है हमारे पास क्या एल्गोरिथम है, बस हम पुश करते रहेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडमंड्स कार्प एल्गोरिथम आती है। एडमंड्स कार्प एल्गोरिथम क्या होती है, जो भी आप ऑगमेंटिंग पाथ्स अभी के लिए चूज कर रहे थे उसमें से सारे रैंडमली चूज मत कीजिए, पिक कीजिए शॉर्टेस्ट पाथ को इन नंबर ऑफ एजेस के टर्म्स में नंबर ऑफ पाथ्स को मिनिमाइज करके उसमें चूज करते हैं कि जितने भी हमारी एजेस हो सकते हैं उसे हम मिनिमाइज करें। जो भी हमारी सोर्स से टी पे हम जाते हैं, जितने भी हमारे ऑगमेंटिंग पाथ में हमारे पास नंबर ऑफ एजेस है उन्हें हम शॉर्टेस्ट लेंगे जो भी हमारे पाथ होंगे। सो ईच ऑगमेंटिंग पाथ यूजेस अ शॉर्टेस्ट पाथ, दिस यील्ड्स अ गारंटेड बाउंड। एक गारंटेड बाउंड हमें मिलेगा बस पाथ चूज करने की। काम हमें वही करना है, हम ग्रेडियली पुश करेंगे जितना हम कर सकते हैं रेसिडुअल नेटवर्क के थ्रू, लास्ट में टर्मिनेट कर देंगे जब हमें कोई भी पाथ नहीं मिल पाएगा। बस वो पाथ चूज करने का हमारे पास क्या तरीका होगा, एडमंड्स कार्प एल्गोरिथम बोलता है चूज अ पाथ व्हिच हैज द शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ एजेस, व्हिच हैज अ नंबर ऑफ एजेस एज द मिनिमम। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एजेस की फॉर्म में चली जाती है। हम सारी एजेस को जब तक भी करते हैं उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस की फॉर्म में एजेस हमारे पास ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या एडमंड्स कार्प एल्गोरिथम भी इतनी एफिशिएंट नहीं होती है जितना डेनकिन्स एल्गोरिथम्स हमारे पास हो जाती है, डेनिक्स एल्गोरिथम। तो डेनिक्स एल्गोरिथम देखते हैं जो हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, सोर्स कोड वगैरह भी देखेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे और यही हम क्या है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में यूज़ भी करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए। काफ़ी एक हमारी एफिशिएंट एल्गोरिथम हो जाती है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी हमारे पास कम हो जाती है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले यार जब मैं थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहा था इसके रिगार्डिंग तो यहाँ पे काफ़ी बार आता था यार इसका जो ओरिजिनल नाम था इट इज़ डेनिट्स। जिस बंदे ने ये एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस कराई थी, इट्स डेनिट्स बैक इन द सोवियत यूनियन। उस टाइम पे उन्होंने वो एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस कराई थी। फिर जब हम लैटिन इंग्लिश में उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्जन के टाइम में उनके नाम की स्पेलिंग चेंज हो गए एंड बिकम्स डेनिक्स एल्गोरिथम। तो जो भी आप बोलना चाहो अभी के लिए हम डेनिक्स एल्गोरिथम ही ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाम में यार कुछ ऐसा है नहीं, बस मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। फिर भी हम आगे देखते हैं, एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। सो मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम हमें क्या बोलती थी कि व्हाट इज द मोस्ट वाटर फ्लो वी कैन सेंड फ्रॉम द सोर्स एस टू द सिंक टी विदाउट ब्रेकिंग एनी पाइप्स एजेस कैपेसिटी। सीधी सी बात है कि मैक्सिमम फ्लो एल्गोरिथम प्रॉब्लम हमें क्या पूछती थी, यार एस टू टी हमें पाथ में जाना है, कितना मैक्सिमम फ्लो पहुंचा सकते हैं अपनी कैपेसिटी को ब्रेक ना करते हुए। तो वी ऑलरेडी सो द रेजिडुअल नेटवर्क, लेट अस फाइंड वेयर वी कैन स्टिल सेंड फ्लो अंडू प्रीवियस फ्लो यूजिंग बैकवर्ड एजेस। ठीक है, हमने समझा यार रेजिडुअल नेटवर्क हमें क्या। यहाँ पे हम बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी थी और उसमें फिर डेनिक्स एल्गोरिथम को कहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, कैसे फिट करेंगे अपने सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम क्या स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। हमने समझा मैक्सिमम फ्लो क्या होता है दोबारा से। रेजिडुअल नेटवर्क में हमने देखा कि हमें पता लग जाता है कि हम कितना और फ्लो सेंड कर सकते हैं और कैसे अंडू कर सकते हैं बैकवर्ड एजेस की मदद से। नाउ वी वांट एन एल्गोरिथम दैट फाइंड्स द मैक्सिमम फ्लो एफिशिएंटली, दैट्स वेयर द डेनिक्स एल्गोरिथम शाइन्स। इट कंबाइंस क्लेवर आइडियाज फ्रॉम फॉल्ट फुल्करसन एंड बीएफएस डीएफएस टू पुश फ्लो लेयर बाय लेयर। यहाँ पे ये लेयर बाय लेयर एंड ये आपके बीएफएस एंड डीएफएस दोनों ही चीज़ें और फॉर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम के कुछ क्लेवर आइडियाज़, जो क्लेवर आइडियाज़ का सिंपल मतलब ऑगमेंटिंग पाथ एंड बॉटलनेक कैपेसिटीज़ वगैरह, उसके हिसाब से इन सारी चीज़ों को मर्ज करके काफ़ी एक क्लेवर हमारे पास एल्गोरिथम आती है विच इज सिंपली डेनिक्स एल्गोरिथम रिपीटेडली बिल्ड्स अ लेयर्ड व्यू ऑफ द रेजिडुअल नेटवर्क। तो ये क्या है, एक रेजिडुअल नेटवर्क जो हमने बनाया था। रेजिडुअल नेटवर्क आपको पता है या फ्लो नेटवर्क है जो हमारी मिस्टेक्स को अंडू करने में हमारे काम आएगा। उसके रिगार्डिंग हम क्या एक लेयर ग्राफ बनाएंगे। लेयर ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एंड उसमें जितना भी हम पुश कर सकते हैं फ्लो को पुश करेंगे इन लेयर्स की फॉर्म में एंड अंटिल नो मोर फ्लो कैन बी सेंट। सीधी सी बात है, लेयर ग्राफ हम बनाएंगे मतलब कि आपकी डेनिक्स एल्गोरिथम क्या है वो 2 आइट्रेशंस में चलेगी, उसके हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सिंपल 2 की फेजेस है। फर्स्ट की फेजेस में हम क्या है बीएफएस करेंगे जिसमें कि हम लेवल ग्राफ बनाएंगे। अब लेवल ग्राफ क्या होता है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे सोर्स टू टी में। सोर्स टू टी हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे। आप लोगों को यार ऑलरेडी पता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम कहाँ पे काम करते हैं, जब हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, शॉर्टेस्ट रूट चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस जो भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमें बीएफएस से पता लग जाता है, किसी सोर्स से डेस्टिनेशन हम जाते हैं। आई होप ये वाली चीज़ आपको ये बेसिक्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या है फर्स्ट फेज में बीएफएस का यूज़ करके एक लेवल ग्राफ बनाते हैं। लेवल ग्राफ हमारा क्या होता है, लेवल ग्राफ में हम लेवल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सोर्स से हम टी पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट लेवल है,
हम इसे जीरो लेवल बोल देते हैं, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरीके से हमारा लेवल ग्राफ इंट्रोड्यूस हो गया, जिसमें हमने हर नोड को एक लेवल असाइन कर दिया। लेवल किस तरीके से हमने असाइन किया, जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, जैसे हम BFS में एक्चुअल में करते हैं, जिससे कि हमारा क्या शॉर्टेस्ट पाथ आ सके। तो हमने क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च किया सोर्स एज से, असाइन ईच नोड अ लेवल, इट्स डिस्टेंस इन एजेस फ्रॉम इट्स सोर्स से जो भी उसका डिस्टेंस है वो उसका लेवल ग्राफ का डेफिनेशन हुई। ओनली कंसिडर एजेस दैट स्टिल हैव पॉजिटिव रेजिडुअल कैपेसिटी, हम सिर्फ उन्हीं को, सीधी सी बात है, जिनमें पॉजिटिव रेजिडुअल कैपेसिटीज़ है, जिन भी एजेस में, मतलब कि हम और ज़्यादा फ्लो कर सकते हैं, हम उन्हीं को सिर्फ काउंट करेंगे। अब किसी की रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, जीरो हो गई, तो उसमें कुछ फ्लो ही नहीं कर सकते, तो उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। अगर लेवल ग्राफ ओनली कीप्स एजेस दैट गो फ्रॉम लेवल I टू लेवल I+1। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है, लाइक आपके पास लेवल ग्राफ क्या है, लेवल ग्राफ में हमारे पास जितने भी नोड्स होंगे, उसमें हमारे पास जो भी नोड्स होंगे, पहली चीज़ होगी कि यार उसमें रेजिडुअल कैपेसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब जीरो से ज़्यादा हम रेजिडुअल कैपेसिटी की यहाँ पे बात करेंगे कि वहाँ पे हम कुछ फ्लो करा सकते हैं, वो होंगे वहाँ पे सारी एजेस। और सेकंड हमारे पास क्या होगा, यार आपके हर नोड से हम I से I+1 वाले पे ही जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वाले नोड से इस वाले नोड पे हम जा रहे हैं, तो इस वाली एज को हम अपने किसी भी ऑगमेंटिंग पाथ में इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, हम इस वाले पाथ पे कभी भी नहीं जाएंगे, आप सेम लेवल पे कभी भी काम नहीं करेंगे, हम हमेशा इस वाले नोड से नेक्स्ट वाले नोड पे जाएंगे। मतलब कि लेवल ग्राफ क्या बोलता है कि अगर आप ith नोड पे हो तो आप नेक्स्ट सिर्फ I+1 वाले पे जाओ, मतलब कि u और v इस तरीके से हम क्या सेपरेट कर देते हैं कि u एंड v हम इस तरीके से हमने सेपरेट किया, लेवल हमने सेपरेट किया, लेवल के हिसाब से हमने डिस्टेंस के हिसाब से सेपरेट किया। आप सिर्फ I से I+1 वाली एजेस पर ही जाइए, जिससे कि हम क्या वही पाथ को हम किस तरीके से शॉर्टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम एफिशिएंटली एल्गोरिथम लगा सकते हैं, वही फॉर्ड फुल्करसन वाला जो हमारा मेथड है वो लगा सकते हैं, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन में BFS लगाएंगे, लेवल ग्राफ को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम I से I+1 वाले लेवल पर ही जाएंगे। दिस इंश्योर ऑल पाथ फ्रॉम S to R दैट आर शॉर्टेस्ट इन नंबर ऑफ एजेस, ये नंबर ऑफ एजेस वर्टिसेस के फॉर्म में जो भी हमारे शॉर्टेस्ट पाथ होंगे उसके हिसाब से हम I से I+1 वाले पे जाएंगे लेवल के हिसाब से। लेवल ग्राफ हमारा इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे। आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर होगी। लेवल ग्राफ इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसके लिए हम एक नया ग्राफ भी नहीं बनाएंगे, हम बस लेवल से इंट्रोड्यूस करा देंगे, हर नोड को एक लेवल दे देंगे, और जब हम DFS लगाएंगे नेक्स्ट वाले फेज में तो बस उसमें उन्हीं लेवल्स पर हम आगे जाएंगे जिनका लेवल हम इंक्रीज होगा। मतलब अगर U का लेवल 1 है और V का लेवल अगर 2 है तभी हम जाएंगे, अगर इनका सेम लेवल है तो हम इस वाले पाथ पे नहीं जाएंगे जब हम DFS लगाएंगे नेक्स्ट फेज में। हाँ, सेकंड हमारा यही है कि हम ब्लॉकिंग फ्लो को भेजेंगे DFS की फॉर्म में। नाउ यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च सेंड एज मच फ्लो एज पॉसिबल अलोंग दी शॉर्टेस्ट पाथ जो कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ अभी बना है लेवल ग्राफ की फॉर्म में BFS की मदद से, उसमें DFS की मदद से आप क्या है जो भी मैक्सिमम फ्लो हो सकता है उसे भेजिए। एंड इफ एन एज बिकम्स फ्लो फुल नो रेजिडुअल कैपेसिटी लेफ्ट स्किप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, मतलब कि हम उसे एक तरह से स्किप कर देंगे हर नेक्स्ट टाइम के लिए, उसे क्या एक तरह से मार्क कर देंगे कि यार इसका ये फुल हो चुकी है, आगे बढ़ जाओ। इसे हम उस तरह के एजेस को हम ब्लॉकिंग फ्लो बोलते हैं, ब्लॉकिंग एज बोलते हैं कि हमारे पास हम कि वहाँ पे नहीं जा सकते। कंटिन्यू अंटिल यू कांट सेंड एनी मोर फ्लो फ्रॉम S to T विद इन दीज लेवल ग्राफ, दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉकिंग फ्लो। इट मीन्स एवरी शॉर्टेस्ट पाथ इज ब्लॉक्ड समवेयर बाय अ फुल एज। फुल एज का मतलब वो है कि यार उसकी कैपेसिटी पूरी हमने यूज़ कर लिया, रिमेनिंग कैपेसिटी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिमेनिंग रेजिडुअल कैपेसिटी कुछ भी नहीं बची है। बैकवर्ड फ्लो हो सकता है, हम कुछ बैकवर्ड फ्लो करा ले वो सारी चीज़ें, बट अभी के लिए हम क्या, जब हम फॉरवर्ड फ्लो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए ब्लॉकिंग फ्लो हमें अगर मिल जाता है तो बस DFS वहीं पे रुक जाएगा। एंड देन वी कैन रिबिल्ड द लेवल ग्राफ स्टेप 1 अगेन एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल द सिंक T इज अनरीचेबल। तो आप ये वाला काम दोबारा करते हो, आप BFS लगाते हो, फिर आप DFS लगाते हो, जो भी आपके फ्लो होते हैं, जितने भी डिफरेंट फ्लो हो सकते हैं, जो भी आप पुश कर सकते हो, जो भी ब्लॉकिंग फ्लो हमें मिलता है उसे हम मार्क कर देंगे कि हम इस वाले पाथ पे आगे नहीं जाएंगे, फिर दोबारा से BFS लगाएंगे, फिर दोबारा से BFS लगाएंगे। ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें एक वो वाला अपना पॉइंट नहीं मिल जाता है जहाँ पे हम S से T पे नहीं जा पाएंगे, और S से T पे जब हम नहीं जा पाएंगे तो सीधा सा मतलब है कि हमने मैक्सिमम फ्लो को अचीव कर लिया है, जो हमने ऊपर फॉर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम में देखा भी था। तो हमारा एल्गोरिथम का ओवरव्यू क्या होगा, प्लेन वर्ड्स में सिंपल, स्टार्ट विद जीरो फ्लो एवरीवेयर, अभी के लिए जीरो फ्लो है सबका। व्हाइल देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम S to T, बिल्ड अ लेवल ग्राफ यूजिंग BFS, यूज DFS टू सेंड फ्लो थ्रू ग्राफ until it's blocked, sum up all the flows and that's your maximum flow। सीधी सी बात है, डायरेक्ट हमारे पास एल्गोरिथम है, बहुत
अभी के लिए अब आपको थोड़ी सिंपल लगी होगी, डायरेक्ट हम देखते हैं एल्गोरिथम को तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लिए एल्गोरिथम तक पहुंचने के लिए, तभी हमें समझ में भी आती है। और आगे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम कट वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी एक वाइड रेंजेस ऑफ प्रॉब्लम्स एल्गोरिथम्स हमारी ओपन करती हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या है, मैक्सिमम फ्लो अभी देखा है। ये क्या है, इसी के साथ एक मिनिमम कट वाली प्रॉब्लम भी साथ में आती है। मिनिमम कट क्या है, नेक्स्ट वाली वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो काफ़ी आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट एक ही चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ आगे देखेंगे। अब एक छोटा सा ड्राई रन करके देखते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है हमारे, मैंने यहाँ पे क्या है कि ये रेजिडुअल ग्राफ है। रेजिडुअल ग्राफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ग्रीन एजेस है दीज आर बैकवर्ड एजेस। ग्रीन से मेरे पास बैकवर्ड एजेस है और ऑरेंज से आपके पास क्या फॉरवर्ड एजेस होंगी। आई होप आप कलर स्कीमिंग में कंफ्यूज ना होइएगा। एंड यार बस जितना मेरी ड्राइंग की कैपेसिटीज थी मैंने उसी के हिसाब से ग्राफ बनाया। थोड़ा सा फनी लग सकता है आपको ग्राफ, बट आई होप आपको समझने में ईजी रहे। हमने 1 to 2 भेजा, 5 एजेस है हमारे पास। कैपेसिटी लिखी हुई है यहाँ पे अभी के लिए हमारे पास सारी कैपेसिटीज जो भी हम फॉरवर्ड एजेस के हम भेज सकते हैं। तो हम ग्राफ में स्टार्ट करते हैं और पहला हमने ऑगमेंटेड पाथ फॉर एग्जांपल चूज किया कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। आप लेवल ग्राफ की मदद से भी देख सकते हो। हम हमेशा अगर आप लेवल ग्राफ भी बनाओगे तो ये आपके लेवल्स हैं, हम हमेशा आगे वाले लेवल में ही जा रहे हैं, पॉजिटिव कैपेसिटीज वाले में जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एक ऑगमेंटिंग पाथ ये वाला चूज किया कि हम 5 से 6, 8 और 2 इस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कितनी कैपेसिटीज है, विच इज 5, 6, 8 एंड 2। तो यहाँ पे हमारा फ्लो क्या हो जाएगा, इन सबका मिनिमम क्या है 2। तो इन सबका मिनिमम हमारे पास क्या है, मिनिमम ऑफ ऑल कैपेसिटीज, ये हमारे पास 2 हुआ। तो इस पूरे ऑगमेंटिंग पाथ का फ्लो हमारे पास 2 हो जाता है। तो ये जो हमारे पास 5 था, क्योंकि हमने अब क्या है, ये हमने क्या रेजिडुअल नेटवर्क को दोबारा से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो फॉरवर्ड एज का हमारे पास क्या हो जाता है, सिंपली जो भी उसकी कैपेसिटी थी माइनस जो भी हमने फ्लो किया। एंड बैकवर्ड एज हमारे पास क्या हो जाती है कि कितना हम वापस भेज सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, जो भी हमने फॉरवर्ड किया उतना ही हम वापस ले सकते हैं। तो ये जो हमारी ऊपर वाली एज थी जिसकी फॉरवर्ड कैपेसिटी 5 थी स्टार्टिंग में, वो 3 रह जाएगी क्योंकि हमने क्या 2 वाली फ्लो किया और बैकवर्ड एज में हमारे पास 2 आ जाता है। सेकेंड हम इधर गए थे तो आगे 6 था हमारा, पर 6 - 2 हो गया विच इज 4 फॉरवर्ड एज में, और हमारे पास रिवर्स एज में 2 हो गया। सिमिलरली इधर 8 था तो 8 - 2 हमारे पास 6 हो गया, इधर बैकवर्ड में 2 हो गया, इधर हमारे पास बाहर जाने के लिए 2 था तो 2 - 2 0 हो गया, 0 कैपेसिटी। ये एक तरह से अब आपके ब्लॉकिंग एज हो गई कि हम यहाँ पे फॉरवर्ड में हम कुछ भी नहीं भेज सकते, हम बैकवर्ड में एक बार को भेज भी सकते हैं चीज़ें, और बैकवर्ड में हमारे पास 2 हो गया कि हम अंडू कर पाएंगे 2 चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 पे हूँ तो मैं वापस जा सकता हूँ जो कि अंडू कर देगा कि यार 2 यूनिट ऑफ वाटर को वापस भेज दीजिए, जिससे कि हमारी कैपेसिटी रीडू हो जाएगी, वो वाली चीज़ है। So the idea is increasing the flow, decrease the amount of flow that can go through the edges in the future. On the other hand, it is possible to cancel flow later. वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, आप फॉलो कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट अगर हम ये वाला पाथ देखें, अब ये एक पाथ हमारा हो सकता है कि हम इस तरीके से जा रहे हैं, फ्लो नेटवर्क्स में आगे जा रहे हैं, जो हमने लेयर ग्राफ बनाया है उस तरीके से 4 वाली कैपेसिटी। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटीज क्या है, विच इज 4, 3, 4, 5। सो यहाँ पे मिनिमम हमारे पास क्या हुई, 3 हुई, तो हमारा फ्लो क्या हुआ, 3 हुआ। इसके हिसाब से हम पूरे अपने फ्लो नेटवर्क को, जो हमारा रेजिडुअल नेटवर्क था उसे अपडेट कर देंगे, और फिर से हम क्या दोबारा से अपना वही काम करेंगे, BFS करेंगे, फिर DFS करेंगे, और वो काम करते रहेंगे जब तक भी हमारे पास पाथ होता है। आप ये वाले ग्राफ भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं तो ये हमारे क्या फाइनल ग्राफ हो जाते हैं, जो भी हमारे ऑगमेंटिंग पाथ्स और भी हो सकते थे वो सारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव कैपेसिटी नहीं बच जाती है, जिससे कि हम क्या है आगे अपने वाटर को फ्लो करा सके, आगे अपनी चीज़ों को भेज सकें। अब बोल सकते हैं यार 2 यूनिट यहाँ से जा सकता है, पर वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, हम आगे नहीं भेज पाएंगे। हो सकता है हम यहाँ से 2 था, 3 को हम यहाँ से भेज सकते हैं, मतलब 2 को यहाँ से भेज सकते हैं मिनिमम, पर यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, 0 है, तो वो एक ब्लॉकिंग एज हो गया। तो मतलब कि अब हम सोर्स से T तक हमारे पास कोई भी पाथ नहीं बचा, ये हमारा फाइनल पाथ हो गया। तो मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट किया, कैसे किया, हमारे पास 3 + 4 7, सोर्स से हमने कितना बाहर भेजा और कितना वापस आ रहा है या कितना हमने बाहर भेजा, वो एक ही चीज़ है। तो 3 + 4 7 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, एंड सिंक में कितना जा रहा है वो हमने कैलकुलेट किया, या कितना हमने वापस भेजा उसके हिसाब से। तो हमारी मैक्सिमम फ्लो कैलकुलेट होकर आया 7, विच इज़ लाइक, आप गाइडेंस से देख सकते हो, आप ये सारी चीज़ें नोट से रीड कर सकते हो, आपको क्लियर होगा।
कोड देख लेते हैं। कोड यार जो हमारी वो डाउनलोड स्पीड वाली प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मैंने कोड लिखा है, पर ये जो डिनिक्स एल्गोरिथम का कोड है ये जर्नलाइज कोड है, हर जगह ये यूज़ आपका होने वाला है। सी प्लस प्लस में कोड है, आप जावा पाइथन में भी इजीली फॉलो कर पाएंगे। कॉन्स्टेंट एडर्स वगैरह पास हमारे पास होता है। स्ट्रक्ट एज हमारे पास, जो हमारी एज है, क्योंकि यहाँ पे एज यार स्पेशल है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हम स्टोर करके आगे चल रहे हैं। तो एंड टू टारगेट वर्टेक्स हम स्टोर करेंगे, एंड कैपेसिटी जो भी उसकी रिमेनिंग कैपेसिटी है, रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रिवर्स कैपेसिटी ऑफ द रिवर्स एज इन ग्राफ 2, जो भी उसके रिवर्स एज की कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से हम इनिशियलाइज करेंगे सारी चीज़ों को। यही हमें चाहिए होता है कि यार हम यू से कहाँ जा रहे हैं, हम वी पे जा रहे हैं, क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम बनाएंगे यहाँ पे, तो हमें वी स्टोर करना है, कैपेसिटी क्या है, रिवर्स कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम स्टोर कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम डिनिक्स में अपने क्या एक स्ट्रक्ट बना लेंगे जिसमें हमारे पास एन होगा, एज हमारे क्या ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारा ग्राफ हुआ जी, हमारे पास लेवल ग्राफ हुआ, और आईटी से इटरेटर हुआ जो कि हम डीएफएस में यूज़ करेंगे टू प्रॉन, मतलब कि जो भी हमारे एजेस हम यूज़ कर चुके हैं, जो भी ब्लॉकिंग एजेस हो चुके हैं उन्हें काउंट करने के लिए, उन्हें ट्रैक करने के लिए इट का यूज़ करेंगे। लेवल ग्राफ का मतलब सीधा सा जो मैंने आपको बताया था, हर नोड का हम लेवल स्टोर कर देंगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आप डिनिक्स से इनिशियलाइज कर लेंगे इस तरीके से, और एज को जब हम ऐड करेंगे विद कैपेसिटी कैप, तो एज में हमने यू वी और उसकी कैपेसिटी दी। उसके बाद हम एक फॉरवर्ड एज को काउंट करेंगे विच इज़ यू टू वी, जिसमें हम कैपेसिटी डालेंगे वी कैपेसिटी और हमारे पास जो भी उसका साइज है, एंड एक इम्प्लेंस बैक में हम क्या करेंगे वी टू यू में, जिसकी कैपेसिटी हमारी इनिशियली जीरो होगी क्योंकि रेजिडुअल नेटवर्क हम बता रहे हैं, वापस आते वक्त हमारी जीरो होगी कैपेसिटी। तो इस तरीके से हमने दोनों एज बना ली, फॉरवर्ड एज भी और रिवर्स एज भी, हमने ये चीज़ें काउंट की यहाँ पे। एंड उसके बाद हम क्या लेवल ग्राफ बनाते हैं बीएफएस से, जो हमारा स्टेप 1 था, क्या जब तक में हमारा वो ये भी बताएगा कि सिंक टी इज रीचेबल और नॉट, ये वाली चीज़ भी होगी। बीएफएस सिंपल बीएफएस है यार, हमने एसओटी दिया, उसके बाद हमने लेवल ग्राफ को फिल किया, स्टार्टिंग में सब -1 है, जैसे हम क्यू यूज़ करते थे। आई होप यार मुझे ये BFS आपको नहीं बताना पड़ेगा, बहुत ही स्टैंडर्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है BFS की। हमने लेवल ऑफ S0 हमने क्यू में पुश किया, फिर क्यू से हमने एम्प्टी किया, क्यू के जितने भी चिल्ड्रंस थे, यू के जितने भी चिल्ड्रंस थे उन पे हम ट्रैवल किया, फिर उनके जितने भी चिल्ड्रंस थे वो क्यू से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हुए जैसे चलते थे लेवल बाय लेवल, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे काउंट की। अगर कैपेसिटी हमारी 0 से ज़्यादा है, अगर लेवल ऑफ 2 नॉट विजिटेड है, मतलब कि अगर लेस देन 0 है, हम एक विजिटेड पे तो एरे मार्क करते थे, पर वो हम लेवल वाले से काउंट कर लेंगे, हम -1 स्टोर करके चलेंगे स्टार्टिंग में। सो सिंपली पॉजिटिव रेजिडुअल एंड नॉट विजिटेड, तो हम उसमें लेवल को इंक्रीज कर देंगे विच इज़ लेवल ऑफ U+1। अगर हम U2 जा रहे हैं, मतलब कि जो भी हमारा V है, अगर U का लेवल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आई है तो इसका I+1 हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया, और फिर Q को पुश कर देंगे जो हमारी V की वैल्यू थी। लास्ट में हम पुश ये भी बता देंगे BFS की फॉर्म से कि अगर हम S से T तक हमारे पास अगर अब कोई भी पाथ नहीं बचा है तो हम यहाँ से बता भी देंगे। सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है कि वो विजिटेड नहीं है, जो हमारा टी है वो विजिटेड नहीं है। एंड देन हम क्या है DFS जो हमारा फेज 2 था डिनिक्स एल्गोरिथम का, जो हमारा फेज 2 होने वाला था, वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं विच इज DFS टू सेंड फ्लो इन द लेवल ग्राफ रिटर्न अमाउंट पुश्ड। जितना भी हम अमाउंट पुश कर पाए वो हमें रिटर्न करेंगे। यू दिया हमने, टी दिया, यू हमारा क्या स्टार्टिंग जहाँ से भी हम कर रहे हैं, एंड लॉन्ग एफ इज द फ्लो विच वी वांट टू कैलकुलेट, एंड ऑफ फ्लो इज अ मिनिमम कैपेसिटी विच इज अ बॉटलनेक ऑफ ऑल द कैपेसिटीज, सो वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर यू और टी हमारा इक्वल हो जाता है, मतलब कि हम फाइनल अपने ऑगमेंटिंग पाथ हमारा टर्मिनेट हो गया, हम सिंक तक चलेगा, पर जो हमारा उस टाइम पे फ्लो कैलकुलेट हो गया है वो हम दे देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे यार, आइटरेटर जो हमारा था उसे यूज़ करेंगे, जो भी हमारे उसके साइज से, जो भी फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर नोड से जितने भी उसके चाइल्ड्स हैं वो हम काउंट करेंगे, और उन सारे चाइल्ड्स पर हम जाएंगे, एज लेंगे हम जी ऑफ यू कॉमा आई से हमारे पास वो वाली पर्टिकुलर एज आ जाएगी। सीधी सी बात है यार, ये सिंपल हमारे पास जो लूप है वो क्या ही काम कर रहा है। हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में इस तरीके से ही तो बनाते थे कि यार ये V1 V2 जो भी उसके चाइल्ड्स है वो हमने स्टोर करके रखे थे, जो भी पर्टिकुलर हमारे हैं उन्हें सबको हम ले रहे हैं एक एक करके, जो भी हमारे पास एजेस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल U2 V1 एक एज आई, फिर U2 V2 आई, फिर उसके हिसाब से उन्हें क्या हम उन एजेस पे जाएंगे, आगे काम करेंगे। अगर कैपेसिटी 0 हो जाती है किसी भी एज की तो नॉन रेजिडुअल कैपेसिटी हम कंटिन्यू कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर लेवल सेम नहीं होता, मतलब कि लेवल अगर सेम है तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें लेवल डिफरेंट चाहिए। सो फॉर एग्जांपल +1 तो होना चाहिए, सो वी मस्ट गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो अगर वो नहीं होता तो भी हम कंटिन्यू कर जाएंगे। उसके बाद हम पुश पे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि हम DFS में आगे वाले नोड पे पहुंच जाएंगे, यू से वी पे हम चले जाएंगे। DFS में हम यही तो करते थे, फिर वी पे जाके कैलकुलेट करो, फिर आगे चलो, फिर कैलकुलेट करते हुए वापस आते थे, तो पुश हमारा ये हो जाएगा। अगर पुश की वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा हो जाती है
तो हम कैपेसिटी में से पुश्ड को माइनस कर देंगे जो हमारी फॉरवर्ड एज में थे, उसमें से हम रेजिडुअल फॉरवर्ड को सब्ट्रैक्ट करते थे, डिक्रीज द रेजिडुअल फॉरवर्ड। एंड उसके बाद जो हमारी रिवर्स वाली कैपेसिटी थी ई डॉट टू ई डॉट रिवर्स की जो हमारी कैपेसिटी थी, उसमें हम पुश को सिंपल ऐड कर देंगे वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड एजेस में, जिस तरीके से हमारा काम होता था जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो लास्टली हम रिटर्न कर देंगे पुश्ड को, और वरना हम रिटर्न करेंगे जीरो को। अगर कोई भी फ्लो हमें नहीं मिल पाता है, यू से हम कोई भी फ्लो नहीं कर पाता तो हम जीरो को रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पे यार ये वाले जो डीएफएस में हम पुश्ड वाले में काम कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। हमने डीएफएस किया ई डॉट टू, जो भी हमारी एज है उससे जो भी हमारी फॉरवर्ड है वहाँ हम जा रहे हैं, टी हमारा सेम ही रहने वाला है जो हमारी एंड एज है। एंड यहाँ पे हम पास कर रहे हैं मिनिमम ऑफ एफ कॉमा ई डॉट कैपेसिटी, क्योंकि यार जो भी हमारा ऑगमेंटेड पाथ हो सकता है उसकी जो भी मिनिमम वैल्यू है वो हमारी फ्लो की वैल्यू होने वाली है उस पर्टिकुलर पाथ की। तो हम हमेशा उस पर्टिकुलर पाथ की कैपेसिटी और जो हमारा फ्लो है वो हम आगे फॉरवर्ड पास करेंगे, और इनिशियली हम फ्लो को इंट मैक्स देंगे, क्या एक मैक्सिमम वैल्यू है उसके हिसाब से हम, क्योंकि मिनिमम कैलकुलेट करना है तो वो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हमें इसी तरीके से काम करना होता है। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मिनिमम ऑफ ऑल द ऑगमेंटिंग पाथ्स एंड पुश इट फॉरवर्ड। आई होप आपको फेज 2 भी समझ में आया होगा, डीएफएस भी समझ में आया होगा। मैक्सिमम फ्लो वाले जो हमारा फंक्शन मेथड है उसे भी देख लेते हैं। S2T हमें जाना है, मैक्सिमम फ्लो हमें कैलकुलेट करना है, तो लॉन्ग फ्लो हमारा जीरो हुआ। इनफाइनाइट हमने यूज़ किया है लॉन्ग 4 टाइम्स 10 to the power 18, हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है फ्लो को एक इनफाइनाइट वैल्यू के लिए। हम जब तक डीएफएस लगाते रहेंगे वाइल देयर इज एन पाथ फ्रॉम S2T, रेजिडुअल ग्राफ में हमारे जब तक भी एक पाथ है तब तक हम क्या अपने BFS को लगाते रहेंगे, हम फिल करेंगे आइटरेटर की वैल्यू को जीरो के लिए, और जब तक भी हम DFS लगाते रहेंगे, मतलब कि हम क्योंकि DFS हम बार बार क्यों लगा रहे हैं, जब तक भी हम सारे पाथ हम क्या है ट्रैवल कर ले। और अगर हमारे पास हम कोई भी पाथ नहीं आ पा रहा है तो हम बस जीरो वहाँ पे फिर हम ब्रेक करेंगे, फिर हम BFS लगाएंगे, नया रेजिडुअल ग्राफ बनाएंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया, तो लास्टली हम रिटर्न कर देंगे फ्लो की वैल्यू को। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एंड द मेन फंक्शन इज सिंपली हमारे फास्ट इनपुट आउटपुट आता है, ये हमारा क्या चेंज होने वाला है। जो ऊपर हमारा स्ट्रक्ट था डेनिक्स वाला जो हमारा स्ट्रक्ट था वो जनरली सेम ही होने वाला है सारी प्रॉब्लम्स के लिए। कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, वो हम आगे 2-3 प्रॉब्लम्स और देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, बट जनरली वही सेम ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है हमारा। अभी ये डाउनलोड स्पीड वाले में हमें करना है, स्पीड्स को कैलकुलेट करना है जो भी हमारी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। तो हमारे फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किया, एन और एम की वैल्यू को कैलकुलेट किया, अपने डिनिक्स को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद सारी एजेस को हमने लिया, ए बी सी को हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की मदद लिया, तो दैट्स वाई माइनस माइनस किया एंड डिनिक्स में ऐड कर दी एज, मतलब एज को ऐड कर दिया। इसके लिए भी हमने क्या एक मेथड बनाया हुआ था, बिकॉज वी वांट द फॉरवर्ड एज इन द रिवर्स एज, बोथ वी वांट। उसके बाद बस आप मैक्स फ्लो कैलकुलेट करते हो मैक्स फ्लो वाली एल्गोरिथम में, जिसमें कि आप सोर्स और टी, जो भी हमारे सोर्स और टी है, जनरलाइज इसीलिए हो जाता है, हो सकता है आपके सोर्स 0 ना हो, टी आपका n-1 ना हो, तो इस तरीके से डिफरेंसेस हो सकता है। सो बस वो उसी तरह कैलकुलेट करके और मैक्स फ्लो की वैल्यू जो भी हमारी आएगी उसे हम क्या है रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख सकते हैं, ईच BFS बिल्ड्स द लेवल ग्राफ ऑफ ई एंड ईच DFS फेज सेंड्स बैकिंग फ्लो ई ऑफ ई अमोर्टाइज, यहाँ पे ऑफ ई इस तरीके से हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। सो ओवरऑल डेनिक्स रन ऑफ V स्क्वायर ई फॉर जनरल ग्राफ्स एंड ऑफ रूट V E फॉर यूनिट नेटवर्क्स वेरी फास्ट इन प्रैक्टिस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं ज़्यादा फोकस इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यार ये अमोर्टाइज्ड है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं है। प्रैक्टिस में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और ये जो अमोर्टाइज्ड वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है इन्हें कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आप विकीपीडिया वगैरह पे प्रूफ्स वगैरह देख सकते हो, अगर आप प्रूफ्स देखना चाहते हो तो वो काफ़ी मैथमेटिकल हो जाते हैं। हम CP कर रहे हैं, हमें इतना मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट में बस आपको बोल दे रहा हूँ कि यार हाँ इस तरीके से हमारी हो जाती है, BFS इस तरह चल रहा है, DFS इस तरीके से चल रहा है, तो हाँ हमारी लगभग ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हो तो आप विकीपीडिया वगैरह पे देख सकते हो, आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप और आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। बट अभी के लिए जो हमें जनरली यूज़ होती है एल्गोरिथम, उसमें ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर जाती है, जो हमारी डेनिक्स एल्गोरिथम होती है, डेनिक्स एल्गोरिथम जो भी आप बोलना चाहें। सर यही हमारा यार कॉन्सेप्ट था। हमने नेटवर्क फ्लो देखे, क्या नेटवर्क फ्लो हमारे पास क्या होता है, या फिर हम बोलते थे फ्लो नेटवर्क हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमने अच्छी तरीके से समझाया फ्लो क्या होता है, वैल्यू ऑफ फ्लो कैसे कैलकुलेट करता है। उसके बाद मैक्सिमम फ्लो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम फ्लो के बाद हमें कैलकुलेट किस तरीके से करता है, तो हमने रेजिडुअल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा।
उसके बाद हम रेजिडुअल नेटवर्क से हमने डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखी कि कैसे हम यूज़ करते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम रेजिडुअल नेटवर्क का यूज़ किया। फिर हमने फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम, एडमंड स्कार्फ एल्गोरिथम, डिनिट्ज एल्गोरिथम, फिर डिनिट्ज एल्गोरिथम हमने लेयर्ड ग्राफ वगैरह देखे, क्या लेयर्ड ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से हम BFS और DFS की मदद से, लेयर ग्राफ की मदद से ये सारी चीज़ें को यूज़ करके अपना सॉल्व करता है एल्गोरिथम को। वो सारी चीज़ें हमने समझा एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कॉन्सेप्ट की। काफ़ी एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी है यार, अपने आप में एडवांस ग्राफ एल्गोरिथम्स में ये चीज़ें आती हैं, बट मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने उतना करने की कोशिश किया था। प्लीज़ यार अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार कि आपको कैसा लगा यार, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है यार। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज यार इस तरह का कॉन्सेप्ट यार मुझे नहीं लगता यार काफ़ी लोग नहीं लाते हैं और काफ़ी मेहनत भी लगती है यार इसमें। तो प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।